देखो लास्ट वाली क्लासेस में हम लोग है ना एसपीएम का जो ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर ये कर रहे थे। इसमें हमने सीआरएम पढ़ा था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर है ना कुछ देखो है ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में अपन ने टाइप्स पढ़े थे, एनालिटिकल, ऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव, उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पढ़ रहे थे। अपन ने एडवांटेज डिसएडवांटेज कंप्लीट किए थे। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं अपन, ठीक है, कि कस्टमर से अच्छा रिलेशनशिप बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला है कि हम कस्टमर को ज्यादा बेटर सर्विस दे सके, ठीक है। हम है ना, अच्छा अगर एक बात सोचो, जैसे कि अगर हम, जैसे तुम लोगों ने कभी ये सुना है ना कि हम लोग जब कस्टमर केयर को कॉल करते हैं तो कस्टमर केयर वाले हमारी कॉल को रिकॉर्ड करके रखते हैं। तुम लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो वो कॉल को रिकॉर्ड करके इसलिए रखते हैं ताकि वो है ना अपने जो नए लोग हैं जो उनके पास ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं उन लोगों को वो सिखा सके, उन लोगों को ये बता सके कि किस तरह से कस्टमर बातचीत करता है, कस्टमर को आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। क्योंकि वो अलग अलग तरह की कॉल्स को देखते हैं कि कोई कस्टमर गुस्सा है, कोई कस्टमर नॉर्मली बात कर रहा है, कोई कस्टमर उन्हें गालियां दे रहा है। तो सारी कॉल्स को रिकॉर्ड करके ताकि अपने आने वाले लोगों को ट्रेन कर सके इस चीज के लिए, ठीक है, ताकि अपनी जो सेल्स फोर्स है उसकी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज किया जा सके। उसके अलावा B2B एक्टिविटीज को सपोर्ट किया जा सके, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। क्योंकि जैसे समझना, हम एक प्रोड्यूसर है और मैं, तुम्हारी कंपनी है जो टीवी बनाती है, और तुम्हारी कंपनी को टीवी बनाने के लिए बनाती तो है लेकिन तुम उसको सेल नहीं कर पाते, तुम उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाते, तो तुमने किसी और कंपनी के साथ मिलकर उसकी सेल्स और मार्केटिंग करना स्टार्ट किया। जैसे आईफोन करता है ना, फॉक्सकॉन बनाता है आईफोन, यानी आईफोन जो फोन है वो फॉक्सकॉन बनाता है, मार्केटिंग उसकी एप्पल करता है, डिजाइन उसको कोई दूसरा करता है, उसके बाद उसकी सेल्स कोई और करता है, उसकी सर्विस कोई और करता है, ठीक है। तो इस तरह से B2B एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है। अच्छा, B2C एक्टिविटीज के लिए भी है। तो जैसे पहला B2B है, फिर B2C भी है, B2C एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। उसके अलावा दोनों तरह के कॉल सेंटर्स को मैनेज करता है, इनबाउंड भी और आउटबाउंड भी। इनबाउंड कॉल सेंटर जहां पर कॉल आते हैं, कस्टमर कॉल करते हैं ना, तो उसको बोला जाता है इनबाउंड। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जब कस्टमर को कॉल करता है, ध्यान रखना, यहां पर कस्टमर कॉल कर रहा है कंपनी के अंदर, और यहां पर कंपनी कॉल कर रही है, आउटबाउंड का मतलब है बाहर की तरफ, ठीक है। कंपनी कॉल कर रही है कस्टमर को, ठीक है। कस्टमर अगर कंपनी को कॉल कर रहा है तो इनबाउंड बोला जाता है उसको, और कंपनी अगर कस्टमर को कॉल कर रही है तो उसको आउटबाउंड बोला जाता है। कस्टमर कंपनी को कॉल करता है कि जब कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही होती है या कस्टमर को नया प्रोडक्ट चाहिए होता है तो कस्टमर कॉल करता है, और कंपनी जब कॉल करती है जब कंपनी को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है या कोई सेल करनी है या कस्टमर को किसी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करना है, तो वो आउटबाउंड हो गया। दो तरह का सर्विस सेंटर है। अच्छा, उसके अलावा यहां पर बोल रहा है कि जो CRM होता है ना, वो फुल ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। मैंने तुम्हें बताया भी था लास्ट वाली क्लास में जब इस बारे में बात हुई थी, मैंने तुम्हें कहा था कि है ना, जब कस्टमर केयर कॉल करता है ना तो उसको ये नहीं पता होता है कि किस बंदे को कॉल करना है। कंप्यूटर अपने आप कॉल करवाता है, कंप्यूटर अपने आप कॉल करता है, बस कॉल करते ही सारी डिटेल सामने आ जाती है और फिर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, ठीक है। ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है ये, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, लाइट्स आउट का एग्जांपल दे रखा है। लाइट्स आउट बोलते ही बंद हो जाएगा सिस्टम। जैसे अपन बात करते हैं, मोबाइल फोन से बात करते हैं कि बोला हे गूगल या हे सीरी करके बात करते हैं ऑटोमेटिक, तो बस वैसा ही वहां पर भी होता है। तो ये कस्टमर केयर CRM के कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए, ठीक है। ये एक ऐसे डायग्राम दिया हुआ है कि CRM में वैल्यू चेन होती है, वैल्यू चेन में दो स्टेजेस होती है, प्राइमरी और सपोर्टिंग, ठीक है। दो स्टेजेस है, प्राइमरी और सपोर्टिंग। प्राइमरी में आता है कस्टमर के पोर्टफोलियो का एनालिसिस करते हैं कि कस्टमर को क्या क्या चीजों की कितनी कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है। फिर कस्टमर के इंटीमेसी का हम देखते हैं कि कस्टमर को कौन सी चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कौन सी कम है। फिर उसके अकॉर्डिंग नेटवर्क डेवलप किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू प्रपोजिशन डेवलप किया जाता है। जैसे इंडिया में आज की डेट में कार का मार्केट है, तो इंडिया में कार के मार्केट, यानी इंडिया में लोगों के पास कार होना बड़ी बात है आज की डेट में भी इवन, ठीक है। पहले 10-20 साल पहले जाओ तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कार होना भी,
आज की डेट में भी इंडिया में बड़ी बात है कार होना, तो वैल्यू प्रपोजिशन मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे इंडिया में आईफोन होना एक बड़ी बात है, किसी के पास भी स्टेटस सिंबल, वैल्यू उसकी इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से, ठीक है। और इसके अलावा कस्टमर की लाइफ साइकिल को मैनेज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। सेकंड जो है अपना सपोर्टिंग कंडीशन, उसमें ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी। ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप प्रोवाइड कराएगी, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बेटर करेगी, डेटा, टेक्नोलॉजी, पीपल, प्रोसेस, ठीक है। ये तो तुम खुद एक छोटा सा डायग्राम बनाया ना, इसमें कुछ खास नहीं है सर, ठीक है। एक है ना, एक मॉडल दिया था गार्टनर ने, ठीक है। गार्टनर ने एक मॉडल दिया था, वो मॉडल यहां पर है। उस मॉडल में टोटल 8 स्टेजेस है। गार्टनर की जो सीआरएम मॉडल है, तो ऊपर लिखा हुआ भी, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से पढ़ोगे ना, मैं देखो इसको हाईलाइट तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है कि गार्टनर का एक सीआरएम मॉडल दिया हुआ है। तो गार्टनर के सीआरएम मॉडल में टोटल 8 स्टेजेस है। देखो 1 से लेके यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 8 है, ठीक है। तुम्हें ऐसा बना के नहीं आना है, ठीक है। तुम कहीं ऐसा डायग्राम बनाना है या ऐसा कुछ बनाना स्टार्ट कर दो। तुम 8 स्टेजेस है, तो तुम लिखना स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, 3, 4 ऐसे करके लिख देना। सबसे पहली स्टेज है सीआरएम का विजन बनाना, कि हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करना क्यों चाहते हैं। उसके लिए लीडर्स को तैयार करना, देखना कि क्या वर्दी है भी या नहीं है, ठीक है। वैल्यू का प्रपोजिशन करना, मैंने तुम्हें बताया ना, वैल्यू का प्रपोजिशन करने का मतलब है अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को इस तरह से बनाना कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज करने पर अपने आप को फील गुड करवाए, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, विजन बनाने के बाद में स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है, सीआरएम के ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, सेगमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें ना इसमें सिर्फ ये जरूरी नहीं है, तुम जब ये गार्टनर का अगर मॉडल पूछ रहा है तो तुम सारे पॉइंट्स लिख रहे हो, तुम सीआरएम विजन लिख देना, ठीक है। इसमें लिख सकते हो, तुम अपने हिसाब से भी लाइन लिख सकते हो, अपने हिसाब से भी। विजन होता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए होता है विजन, और विजन एक लॉन्ग टर्म होता है, तो विजन लॉन्ग टर्म को इंडिकेट करता है। तो तुम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो कि है ना, गार्टनर के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप जो हुए सीआरएम विजन, नो ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन को लीडर प्रोवाइड करवाता है, सोसाइटल वर्थ, सोशल वर्थ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, वैल्यू प्रपोजिशन के लिए करवाता है। तो जरूरी नहीं है तुम सारे पॉइंट्स लिखो, अगर उसमें से 1-2 पॉइंट बनाकर 1-2 लाइन्स लिख रहे हो तो काफी होता है उसमें। क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे तुम एक चीज हमेशा समझ के रखना, कभी भी तुम थ्योरी अटेम्प्ट करते हो ना, थ्योरी अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, जैसे मान लो तुम्हारा 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, 6 नंबर का क्वेश्चन, तो वो 2.5 टाइम्स से लेकर 3 टाइम्स इतना ही बड़ा होना चाहिए बस। यानी अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो लगभग मान के चलो 15 से लेके 20 लाइन मान के चलो, 15 से 20 लाइन में वो क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 15 से 20 लाइन, ठीक है। उसको भी पैराग्राफ वाइज नहीं लिखोगे, जैसे कोई भी पॉइंट पूछ रहा है तो हर एक पॉइंट के 1-1, 2-2 लाइन्स लिखोगे, फिर 1 लाइन खाली छोड़ के फिर 2 लाइन्स लिखोगे, फिर 1-2 लाइन खाली छोड़ के फिर 2 लाइन्स लिखोगे। तो पैराग्राफ एक नहीं होना चाहिए, तुम अगर एक भी पैराग्राफ है तो उसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखोगे तुम उसको, इससे ऊपर तुम्हें आंसर नहीं लिखना होता, ठीक है। तो अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 15-20 लाइन में वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आंसर है वो तुम्हें देना है। तो ऐसे 1-1, 2-2 लाइन्स लिखोगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सीआरएम की स्ट्रेटेजी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी। अच्छा, कलर चेंज हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट है सीआरएम की स्ट्रेटेजी। ऑर्गेनाइजेशन सीआरएम के लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करती है, सेगमेंट्स वगैरह बनाती है वहां पर अलग अलग तरह के, क्योंकि प्रोडक्ट एक ही तरह का नहीं होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देती है। जैसे तुम देखो फॉर एग्जांपल अपना ये देखो, क्या नाम है इसका, मारुति सुजुकी। एक तो मारुति सुजुकी चलता है उसमें, एक मारुति सुजुकी नेक्सा चलता है उसके अंदर। तो जो अच्छी वाली गाड़ियां हैं, ठीक है, जो थोड़ी सी महंगी गाड़ियां हैं और थोड़ी सी ऐसे मान लो यानी थोड़ी सी अच्छी लुकिंग वाली है या अच्छी क्वालिटी वाली गाड़ियां हैं, उनको तो उन्होंने नेक्सा में रख रखा है। और जो ठीक ठाक गाड़ियां हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा चलती है, उनको उन्होंने मारुति सुजुकी के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग सेगमेंट्स बना रखे हैं, तो सेगमेंट्स वगैरह बनाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सीआरएम के प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। कस्टमर लाइफ साइकिल के बारे में बात की जाती है कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट कब तक यूज करेगा, ठीक है।
नॉलेज मैनेजमेंट के बारे में बात की जाती है। जैसे मोबाइल फोन की लाइफ साइकिल, अगर कस्टमर लाइफ साइकिल की बात करें, मोबाइल फोन की लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कस्टमर लाइफ साइकिल के पर्सपेक्टिव में, मोबाइल की लाइफ साइकिल की बात नहीं कर रहा हूं। मोबाइल लाइफ साइकिल तो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कितने भी हो सकती है। लेकिन कस्टमर लाइफ साइकिल मोबाइल के पर्सपेक्टिव में ऐसा होता है, अगर तुमने ध्यान दिया है या तुमने सुना है कि कंपनीज क्या है कि पुराने मोबाइल को अपडेट करती रहती है। जैसे आईफोन अपने पुराने मोबाइल को अपडेट करता है, सैमसंग अपने पुराने मोबाइल को अपडेट करता है, लेकिन वो अपडेट करने के साथ में तो मोबाइल फोन फास्ट होना चाहिए ना, लेकिन वो उनको स्लो कर देते हैं वो उनको, ताकि कस्टमर फिर नया प्रोडक्ट परचेज कर सके। ठीक है, तो कस्टमर की लाइफ साइकिल उसके अंदर इंक्लूड कर ली जाती है। उसके बाद कस्टमर को वैल्यू एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैल्यू एक्सपीरियंस का मतलब यानी है ना, तुम कस्टमर को समझ के, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझ के, उसके एक्सपेक्टेशन को मॉनिटर करके, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, और तुम्हारा प्रोडक्ट कंपटीशन यानी है ना, कस्टमर यानी तुम्हारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से बेटर हो, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। सो बेसिकली वैल्यूड कस्टमर एक्सपीरियंस। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल भी दिया था अभी, लोग आईफोन रखना अपने हाथ में पसंद करते हैं, लोग आईफोन अपने हाथ में रखना पसंद करते हैं क्योंकि उससे कस्टमर की वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, लोग जैसे बाइक नहीं कार, लोग अगर कार चलाते हैं तो उसकी कार की चाबियां जो कीज है वो अपनी पॉकेट में भी रख सकते, लेकिन वो पॉकेट में नहीं रखते, वो जीन्स पे जो स्ट्रैप होता है या बेल्ट पे जो स्ट्रैप होता है उस पर वो अटैच करके रखते हैं ताकि कार की कीज दिखती रहे। ठीक है, तो वो इस तरह से वहां पर रहता है। 1 मिनट वेट करना। ठीक है, फिर यानी पहला पॉइंट है विजन बनाना, उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाना, उसके बाद सीआरएम का प्रोसेस तैयार करना, उसके बाद है कस्टमर की वैल्यू के लिए कस्टमर की वैल्यू डालना प्रोडक्ट के अंदर, यानी इस तरह का प्रोडक्ट बनाना कि जिससे कस्टमर की वैल्यू इंक्रीज हो। ठीक है, कस्टमर को समझ के, उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के प्रोडक्ट में चेंजेस करना उसके अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह का प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना, ये आ जाता है कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर। अच्छा, उसके अलावा इन सब चीजों को समझने के लिए कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का फीडबैक क्या है, तुम्हें चाहिए इंफॉर्मेशन। यहां पर ये 5th स्टेप काम आती है। तो 5th स्टेप में क्या बोल रहा है कि कस्टमर का डेटा तुम गैदर करते हो, उसको एनालाइज करते हो, और उसके अलावा वन व्यू अक्रॉस चैनल्स का मतलब ये है कि काफी सारे चैनल से, जैसे मान लो प्रोडक्शन से भी डिमांड आ रही है, मार्केटिंग से भी डिमांड आ रही है, सेल्स वालों की भी डिमांड आ रही है, काफी सारे चैनल से अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही है, अलग अलग डेटा आ रहा है, उसका तुम वन व्यू तैयार करते हो। वन व्यू का मतलब उन सबको सॉर्ट आउट करके, उन सब चीजों को मिक्स करके, और उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल है ना, वो सब चीजें वहां पर तैयार की जाती है। ठीक है, उसके अलावा एक बार तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल गई तो तुम अब टेक्नोलॉजी को यूज करोगे, क्योंकि सीआरएम एक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, सारा कुछ ऑटोमेटिक होता है। टेक्नोलॉजी को यूज करोगे, सॉफ्टवेयर यूज करोगे, आर्किटेक्चर यूज करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करोगे, और उसके बाद मैट्रिसेस बनाओगे। नेक्स्ट स्टेप है सीआरएम मैट्रिसेस बनाओगे। मैट्रिसेस का मतलब कैलकुलेशन करना स्टार्ट करोगे, कॉस्ट की कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाइड हो इसके लिए भी कॉस्ट लगती है, आगे पढ़ेंगे हम, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन में भी कॉस्ट लगती है, लॉयल्टी के लिए, सोशल कॉस्ट, इन सब चीजों के लिए मैट्रिक्स बनाओगे। और फाइनली ऑर्गेनाइजेशन के सब लोग मिलकर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कस्टमर के लिए नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग, उनकी स्किल, ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंसीज, मिलने वाले इंसेंटिव, कंपनसेशन, ये सब मिलकर है ना सीआरएम को डेवलप करेंगे। ये कोलैबोरेशन वाला काम हो गया। ऑर्गेनाइजेशन में कोलैबोरेशन का मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे डिपार्टमेंट, सारे डिवीजन मिलकर ये काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये गार्टनर का एक सीआरएम मॉडल है। तुम एक पॉइंट्स वगैरह याद रख लेना और उसमें अपने अकॉर्डिंग एक एक दो दो लाइंस डाल देना, इससे बड़ा कुछ। यहां पर मैं ये बात कर रहा था ना, एक सेटिस्फेक्शन, कॉस्ट टू सर्व, ये इस वाले टॉपिक में आएगा, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में आएगा। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की कॉस्ट लग रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखी हुई है काफी सारी कॉस्ट, हम इनको पढ़ेंगे। चलो, नेक्स्ट है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, को सीपीए भी बोला जाता है, सीपीए, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, सीपीए। अच्छा, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस होता क्या है? हमारी, जैसे मान लो कि तुम्हारी एक किराने की दुकान है, ठीक है, तुम्हारी दुकान पर दिन में मान लो कि 300 कस्टमर आ रहे हैं पूरा दिन में, तुम्हारी दुकान पर, किराने की दुकान है तो कस्टमर
नंबर ऑफ कस्टमर ज्यादा होंगे, जैसे पान की दुकान होती, जैसे पान वान की दुकान होती तो नंबर ऑफ कस्टमर्स और ज्यादा हो जाते, ठीक है। जैसे बर्तन की दुकान होती तो नंबर ऑफ कस्टमर थोड़े और कम हो जाते, तो वो दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे तुम्हारे किराने की दुकान है, तो तुम्हारे दिन में 300 कस्टमर्स आए हैं तुम्हारे पास में, क्योंकि तुमने हर एक कस्टमर को सामान जो भी उसने दिया है उसकी पर्ची वगैरह बना के, कंप्यूटर जनरेटेड तुमने स्लिप बना के उसको दी है, तो तुम्हें पता लगा आज पूरे दिन में तुम्हारे पास 300 कस्टमर आए। क्या 300 के 300 कस्टमर तुम्हें एक जैसा प्रॉफिट बनाकर देके गए हैं क्या? सोच के देखो, क्या सारे के सारे कस्टमर तुम्हें एक जैसा परसेंटेज, फर्स्ट कस्टमर आया उससे भी हमने 10% प्रॉफिट बनाया, सेकंड कस्टमर आया उससे भी हमने 10% प्रॉफिट बनाया, थर्ड कस्टमर आया उससे भी हमने 10% प्रॉफिट बनाया, और लास्ट वाला कस्टमर आया उससे भी हमने 10% प्रॉफिट बनाया? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि सारे कस्टमर तुम्हें एक ही जैसी प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहे? बताओ। नहीं ना, अलग अलग कस्टमर अलग अलग तरह की प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे एक कस्टमर आया तुम्हारी दुकान पर 1 किलो चीनी लेने, और मैं भी तुम्हारी दुकान पर आया हूं 1 किलो चीनी लेने। उस कस्टमर को तुमने 40 रुपए में बेची है, मेरे को भी तुमने 40 रुपए में बेची है, लेकिन मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूं, मैं तुम्हारा सर हूं, तो तुम बोले सर आए हो दुकान पर तो चाय वाय पी के जाओ, तो तुमने मेरे को चाय भी पिला दी है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मेरी, जैसे मेरे साथ में मेरी बेटी आ गई थी, तो तुमने उसको एक बिस्किट का पैकेट भी दे दिया, ठीक है। उसके तुमने पैसे चार्ज नहीं किए, तुमने उसको बिस्किट का पैकेट छोड़ो, तुमने एक टॉफी दे दी है उसको, ठीक है। 2 रुपए वाली कोई चॉकलेट थी, कैंडी पड़ी हुई थी 2 रुपए वाली, कैरेमल कैंडी, तो तुमने वो दे दी उसको। 40 रुपए तुमने फर्स्ट कस्टमर से भी लिए 1 किलो चीनी के, 40 रुपए तुमने मेरे से भी लिए 1 किलो शुगर के लिए, लेकिन तुम मेरे को एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हो। वो एक्स्ट्रा सर्विसेज मेरे को सर्व करने की कॉस्ट है, वो तुम्हारी कॉस्ट में तो जुड़ी रही है ना। तो मान लो फर्स्ट वाले कस्टमर से तुम्हें 3 रुपए का फायदा हुआ, लेकिन मेरे से तुम्हें 10 रुपए का नुकसान हो गया। हाँ बिल्कुल, प्रोडक्ट क्वांटिटी, क्या प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, किस टाइप का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था कि भाई प्रोडक्ट भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, प्राइस भी सेम है, फिर भी तुम्हें एक जैसा प्रॉफिट नहीं हो रहा है 2 कस्टमर से। दोनों कस्टमर 1 किलो शुगर परचेज कर रहे हैं, 40 रुपीज में परचेज कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेम है, क्वांटिटी सेम है, प्राइस सेम है, इवन फिर भी तुम्हें दोनों से प्रॉफिट अलग अलग हुआ। एक से तो तुम्हें 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, एक से तुम्हें 6 रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये जब इस तरह की एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक कस्टमर की अलग अलग वैल्यूज होती है, हर एक कस्टमर के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट होते हैं, अलग अलग तरह की क्वांटिटीज होती है, अलग अलग तरह की सर्विसेज दी जाती है हर एक कस्टमर को। तो हर एक कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट में एक ही तरह से, यानी एक ही तरह का प्रॉफिट, परसेंटेज वाइज बोल रहा हूं मैं, एक ही तरह का प्रॉफिट कंट्रीब्यूट नहीं करता है। और उसी प्रॉफिट के कंट्रीब्यूशन के लिए कि कौन से कस्टमर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, उसी के कंट्रीब्यूशन के लिए हम कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं। तो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का मतलब यह है कि हर एक कस्टमर डिफरेंट होता है, और हर एक कस्टमर से जो रेवेन्यू आने वाला है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन को इक्वल प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता। हर एक कस्टमर डिफरेंट होता है, और हर एक कस्टमर से जो कस्टमर रुपी ऑफ रेवेन्यू, यानी बोल रहा है 1 रुपए अगर तुम सेल कर रहे हो, अगर तुम उसके सारे कस्टमर को 1 रुपए की सेल कर रहे हो, तो सबसे इक्वल प्रॉफिट नहीं होने वाला, ठीक है। इसी चीज को समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एक सॉफ्टवेयर यूज करती है, उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस सॉफ्टवेयर बोला जाता है, उसको सीपीए सॉफ्टवेयर बोला जाता है। अब कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है ना, वो किन चीजों की स्टडी करती है? वो स्टडी करती है, वो कस्टमर की कॉस्ट की कैलकुलेशन करती है, और कस्टमर रिवेन्यू की भी कैलकुलेशन करती है। तो कस्टमर की रिवेन्यू की कैलकुलेशन करती है कि कस्टमर को हम कितना प्रोडक्ट सेल करें, उसकी कॉस्ट की कैलकुलेशन करती है। अच्छा, उसके अलावा फ्यूचर डाउन स्ट्रीम कॉस्ट ऑफ कस्टमर, इसको भी वो रिकॉग्नाइज करती है। अच्छा, डाउन स्ट्रीम कॉस्ट, डाउन स्ट्रीम जैसे है ना, तुमने पढ़ा होगा कि 2 तरह की स्ट्रीम होती है, अप स्ट्रीम ऊपर जाने की कॉस्ट, डाउन स्ट्रीम नीचे आने की कॉस्ट, ठीक है। अच्छा देखो, होता क्या है, स्टार्टिंग में ना तुम्हें कस्टमर को बनाने के लिए स्टार्टिंग में ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। अगर तुम्हें कोई कस्टमर लॉयल बनाना है, या कस्टमर को तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा मान लो एक परमानेंट कस्टमर बनाना है, तो हो सकता है तुम्हें उसके लिए एक्स्ट्रा खर्च करना पड़े,
ठीक है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि मैं किसी दुकान पर गया, उस दुकान पर मैं नया कस्टमर था, मैं अपनी बेटी को अपने साथ में लेकर गया, मैंने 2-3 हज़ार रुपए का सामान खरीदा, तो उसने मेरी बेटी को 2 रुपए की एक टॉफी पकड़ा दी या 10 रुपए की एक चॉकलेट पकड़ा दी, कैसे भी मान लो, कैसे भी मान लो, वो 10 रुपए अपनी जेब से खर्च कर रहा है क्योंकि वो कस्टमर बनाना चाहता है। तो कस्टमर को जोड़ने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो अपस्ट्रीम कॉस्ट लगती है, और कस्टमर जोड़ने के लिए कॉस्ट लगती है अपस्ट्रीम। अब ऐसा नहीं कि डाउन स्ट्रीम कॉस्ट का मतलब कस्टमर को हटाने की जो कॉस्ट लगती है। धीरे धीरे कस्टमर परमानेंट होता जाएगा, वो तुमसे ज्यादा सामान, क्योंकि तुम आज उसको 10 रुपए की चॉकलेट इसलिए खिला रहे हो ताकि अगली बार भी वो तुम्हारे पास में है और अगली बार और ज्यादा सामान परचेज करके लेकर जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि कस्टमर सामान ज्यादा परचेज करना स्टार्ट कर देता है और तुम्हें है ना उस पर एक्सपेंसेस भी कम करने पड़ते हैं। तो ये सब कुछ फ्यूचर में होने वाला है, इसीलिए यहां पर बोला है कि डाउन स्ट्रीम कॉस्ट लगती है इसमें। ठीक है, इसको भी तुम्हें पहचानना पड़ता है। उसके अलावा मल्टी पीरियड एनालिसिस होता है, सिर्फ एक पीरियड के लिए एनालिसिस नहीं करते हो, मल्टी पीरियड्स लेते हो। ठीक है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं स्टॉक मार्केट में अगर तुम काम करते हो, स्टॉक मार्केट को तुम थोड़ा बहुत समझते हो, तो ज्यादातर कस्टमर का जो फ्लो होता है ना वो मार्केट खुलते ही और मार्केट बंद होने से थोड़ी देर पहले होता है। तो मार्केट खुलते ही प्रॉफिट ज्यादा होगा, मार्केट बंद होने से थोड़ी देर पहले प्रॉफिट ज्यादा होगा, रेवेन्यू ज्यादा आएगा, बीच में कम हो जाएगा। तो तुम्हें है ना सारे पीरियड का एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम मार्केट ओपन होते ही एनालिसिस करके उसको पूरे डे के अकॉर्डिंग डेवलप करोगे, या मार्केट क्लोज होने से पहले एनालिसिस करके उसको पूरे दिन के लिए एडजस्ट करोगे। तुम्हें हर एक पीरियड का एनालिसिस करना पड़ेगा कि फर्स्ट आवर में क्या हुआ, सेकंड आवर में क्या हुआ, थर्ड आवर में क्या हुआ, फर्स्ट कस्टमर ने क्या प्रॉफिट बना के दिया, सेकंड कस्टमर ने क्या प्रॉफिट बना कर दिया। 1 मिनट वेट करना। ठीक है, तो मल्टी पीरियड होराइजन, अलग अलग पीरियड का एनालिसिस करना, क्योंकि सिर्फ एक एनालिसिस के बेस पर तुम ये डिसाइड नहीं कर पाओगे। और अलग अलग ड्राइवर, क्योंकि है ना देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर की कॉस्ट के ड्राइवर्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग ड्राइवर्स का एनालिसिस करना, उनका रिकॉग्नाइज करना, उनका एनालिसिस करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 पॉइंट्स है, एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूं। सबसे पहला है कस्टमर के रेवेन्यू और कस्टमर की कॉस्ट, इसका एनालिसिस करना, फर्स्ट पॉइंट है। फ्यूचर डाउन स्ट्रीम कॉस्ट का एनालिसिस करना, तो तुम चाहो तो एक पॉइंट लिख सकते हो, जैसे मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हारे साइड में अगर जगह है तो तुम यहाँ पे लिख लो, एक तो अप स्ट्रीम लिख लो, अप स्ट्रीम, सही स्पेलिंग है ना, स्ट्रीम, ठीक है। एक लिख लो डाउन स्ट्रीम लिख लो। अप स्ट्रीम कॉस्ट लगती है ना, उसमें ज्यादातर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट लगती है। कस्टमर पे रिसर्च किया जाता है और कस्टमर को डेवलप किया जाता है इसके अकॉर्डिंग, ताकि कस्टमर उनका लॉयल बना रहे। ठीक है, परमानेंट बना रहे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लगती है। और डाउन स्ट्रीम जो कॉस्ट होती है ना, तो डाउन स्ट्रीम कॉस्ट में आता है एक तो प्रमोशन, डाउन स्ट्रीम कॉस्ट में आता है एक तो प्रमोशन, एक शिपिंग, और क्या बोले, और एक डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये डाउन स्ट्रीम में आती है। प्रमोशन वो वाला प्रमोशन बोल रहा हूं मैं, वो 10 रुपए की चॉकलेट वाला प्रमोशन है ना, एडवर्टीजमेंट, वो सब इधर आएगा। जो मैं एडवर्टीजमेंट वगैरह की बात कर रहा हूँ ना, वो सब आप स्ट्रीम में आएगा। मैं प्रमोशन वो 10 रुपए वाली चॉकलेट का एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो कस्टमर की अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, तुम अप स्ट्रीम भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि वो भी कस्टमर की कॉस्ट ही होती है। अप स्ट्रीम कॉस्ट जो होती है वो भी कस्टमर कॉस्ट ही होती है। अच्छा, उसके अलावा मल्टी पीरियड होराइजन एनालिसिस करना, अलग अलग पीरियड का एनालिसिस करना, सिर्फ एक पीरियड का एनालिसिस के बेस पर तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है कि कॉस्ट में अलग अलग ड्राइवर्स लगते हैं कस्टमर के, उन सारे ड्राइवर्स को पहचानना। अलग अलग ड्राइवर्स, जैसे कोई कस्टमर बहुत सारा सामान ले रहा है, कोई कस्टमर कम सामान ले रहा है, कोई कस्टमर कैश में ले रहा है, कोई कस्टमर क्रेडिट में ले रहा है। ठीक है, तो कस्टमर के ड्राइवर्स होते हैं, अलग अलग तरह के ड्राइवर होते हैं, उन सब को पहचानना। क्योंकि अगर देखो एक चीज समझना, अगर कस्टमर तुमसे कैश में सामान ले रहा है ना, तो तुम उसको थोड़ा सा डिस्काउंट भी ऑफर कर दोगे। अगर तुमसे कैश में ले रहा है, क्रेडिट कार्ड से पे कर रहा है, डेबिट कार्ड से पे कर रहा है, लेकिन कस्टमर अगर क्रेडिट में सामान लेके जा रहा है और वो तुमसे डिस्काउंट भी मांग रहा है ना, तो फिर तुम उसको डिस्काउंट नहीं दे पाओगे। तो जो कैश में पे कर रहा है पैसा, उसको तुम उस पर है ना तुम एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हो एज ए डिस्काउंट। जो क्रेडिट में तुमसे ले रहा है उस पर तुम एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर पाओगे। तो वो तुम समझ रही हो कैश और क्रेडिट का क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, अब यहां पर देखो,
ये सब चीजें देखकर है ना एबीसी एनालिसिस किया जाता है। टिपिकली ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं कर सकती है, तो इसके लिए एबीसी एनालिसिस किया जाता है। एबीसी कौन सा, वो तुमने पढ़ा होगा शायद, वो एक कैटेगरी के प्रोडक्ट आ जाते हैं जो टॉप 75% प्रोडक्ट होते हैं ना, टॉप 75% होते हैं, वो कैटेगरी ए में आ जाते हैं। फिर उसके नीचे बचे हुए 15%, नहीं टॉप 80% ही मान लो, टॉप 80% जो आते हैं वो आ जाते हैं ए कैटेगरी में, फिर बचे हुए 15% बी कैटेगरी के आ जाते हैं, और जो सबसे लास्ट वाले 5% होते हैं वो सी कैटेगरी में आते हैं। पढ़ा है तुमने एबीसी एनालिसिस, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, परसेंटेज वाइज करते हैं अपन उसको अलग अलग, ऐसा कुछ पढ़ा है? एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं है ये, एबीसी एनालिसिस है, पढ़ा है? ध्यान नहीं होगा तुम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नहीं पढ़ा होगा बस तुम्हें ध्यान नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है एबीसी एनालिसिस का। उसमें से है ना जो ऐसे प्रोडक्ट को अलग कर देते हैं जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनाकर दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है। मैं तुम्हें शायद दिखा भी सकता हूं, शायद अभी चलता है ओएम में, चलता है ओएम के अंदर, देखो ये, अच्छा ये वाला कौन सा गया, अच्छा ये वाला तो दूसरा पेज आ गया, ओएम वाला पेज ये, ओएम के अंदर चलता है एबीसी एनालिसिस, कोई रहा, ठीक है। ये बोल रहा है कि एबीसी एनालिसिस सॉल्व करके बताना है। तो देखो ऊपर वाले दो नंबर है ना, ऊपर वाले दो नंबर 40%, 32% बड़े नंबर से, तो उनको एक साथ ले लिया तो लगभग 75% के आसपास का एक बना दिया प्रोडक्ट, यानी आइटम नंबर 22 और 68 सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी बचे हुए का यहां तक है ना, थोड़े बहुत का इनका बी बना दिया उसने। आइटम नंबर 27,382, 27,382 ये 15-20 हजार के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। और ये जो छोटे आइटम्स है जो छोटा रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं उनको सी कैटेगरी में डाल दिया। इसी एनालिसिस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन एबीसी एनालिसिस करती है और वो ट्रैक करती है कॉस्ट को, क्योंकि ए प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनमें कस्टमर कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। सी कैटेगरी के प्रोडक्ट है वो ज्यादा सेल नहीं होते, वो प्रॉफिट बनाकर नहीं देते इतना ज्यादा। अच्छा ये नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हम ये कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है कि अगर हमारा कोई हाईली प्रॉफिटेबल कस्टमर है ना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, उसको रिटेन रखने की कोशिश करना। अगर हमारा कोई हाईली प्रॉफिटेबल कस्टमर है उसको बना के रखना अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। अच्छा, अगर कोई एक्सपेंसिव सर्विस है तो उसकी रीप्राइसिंग कर देना। कस्टमर के अकॉर्डिंग एक्सपेंसिव सर्विसेज की भी रीप्राइसिंग हो जाती है। रीप्राइसिंग का मतलब प्राइस को दोबारा से बदल देना। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, तुम दुकान पे जाते हो तो तुम्हें ऐसा बोला जाता है वैसे तो 700 रुपए का है लेकिन आपको 600 रुपए में लगा देंगे। प्रोडक्ट है 700 रुपए का लेकिन आपको 600 रुपए में लगा देंगे, मतलब इसका मतलब यह है कि वो प्रोडक्ट की रीप्राइस की जा रही है, दोबारा से प्राइस, यानी कस्टमर को एक नई तरह की प्राइस ऑफर की जा रही है। जैसे हम ये लेने जाते हैं, ज्वेलरी वगैरह लेने जाते हैं, तो वहां पर अगर कोई जानकार होता है तो हम ऐसा बोल देते हैं कि बोले ठीक है आप तो गोल्ड का पैसा दे दो, मेकिंग चार्जेस वगैरह हम नहीं लेंगे, यहाँ पे मेकिंग चार्जेस वगैरह हम आपके छोड़ देंगे, गोल्ड का पैसा दे दो आप तो बस। उसको बोला जाता है रीप्राइसिंग बोला जाता है, यानी प्राइस को दोबारा से ऑफर किया जा रहा है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि कस्टमर को सर्व करने की कॉस्ट कितनी लग रही है, कस्टमर को सर्व करने की कॉस्ट कितनी लग रही है। हाँ ठीक है, वो मैं बता रहा हूं ना, ये रीप्राइसिंग स्ट्रेटेजी बोलता है इसको। और अब देखो एक चीज सोचो, अगर अलग प्राइस ऑफर कर रहे हो एक ही प्रोडक्ट के लिए किसी दूसरे कस्टमर को, तो वो कस्टमर से तुम्हें प्रॉफिट भी कम होने वाला है ना, तो इसीलिए ये सीपीए पढ़ा जाता है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस पढ़ा जाता है। अच्छा नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ना नेक्स्ट पॉइंट। अगर किसी कस्टमर को सर्व करने की कॉस्ट कम लग रही है, अगर किसी कस्टमर को सर्व करने की कॉस्ट कम लग रही है तो तुम उसको डिस्काउंट ऑफर कर दोगे, तुम उसको डिस्काउंट ऑफर कर दोगे। जैसे एग्जांपल समझना कि मेरा भाई है ना, वो बैंक में है और वो सेल्स में काम करता है, सेल्स टीम के साथ काम करता है। तो
कस्टमर से उसको मिलने जाना है, कस्टमर से उसको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने जाना है, ठीक है। मेरा भाई सेल्स टीम में काम करता है, कस्टमर से उसको मिलने जाना है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने जाना है उसको, ठीक है। अब वो कस्टमर के पास जाके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना चाहता है, तो जरूरी नहीं है कस्टमर सारे डॉक्यूमेंट दे दे या कस्टमर के सारे डॉक्यूमेंट सही है, क्योंकि कस्टमर से ऐसे पूछते हैं, जैसे वो कई बार मेरे सामने भी बात करता है तो वो बोलता है कि सर आपके डॉक्यूमेंट तो कंप्लीट है ना, बोलता है हाँ सर कंप्लीट है। सर आपके डॉक्यूमेंट में आपका क्रेडिट स्कोर में तो कोई, यानी क्रेडिट रिपोर्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, पुराने वाले लोन आप टाइम पर पे कर रहे हो, पुराने वाले ईएमआई आप टाइम पर पे कर रहे हो, कोई लोन डिस्प्यूट में तो नहीं अटका हुआ है, आपका क्रेडिट स्कोर तो सही है ना। कस्टमर पहले तो बोल देता हाँ सही है सर, आप तो आ जाओ, आप तो डॉक्यूमेंट ले जाओ, ये कर दो वो कर जाओ। तो फिर है ना, स्टार्टिंग में तो ऐसा था, मेरा भाई जब नया नया काम कर रहा था तो उसको ये प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि कस्टमर के पास जाता था, डॉक्यूमेंट लेकर आता था, वो खुद जब टेस्ट करता था तो उसको पता लगता था कि ये तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट ही नहीं है, या पुराने लोन डिफॉल्ट चल रहे हैं, ठीक है, और उसको प्रॉब्लम आती थी, फिर उसकी वो कंप्लीट नहीं हो पाती थी। अभी वो क्या करता है, कस्टमर को कॉल करके पूछता है सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है या नहीं। तो कस्टमर अगर यस भी कर देता है तो वो बोलता है कि बोला सर विजिट चार्ज लगेगा 500 रुपए का, विजिट चार्ज लगेगा 500 रुपए का। कस्टमर यदि एक्सेप्ट कर लेता है तो वो विजिट कराता है, 500 रुपए ले आता है। लेकिन कस्टमर बोलता है नहीं नहीं, बोला हम विजिट चार्ज पे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो बोलता है ठीक, आप व्हाट्सएप कर दो मेरे को, आपके जो डॉक्यूमेंट है वो व्हाट्सएप कर दो। अब जैसे ही कस्टमर व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट करेगा तो कस्टमर को सर्व करने की कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि मेरे भाई को निकलना पड़ता, गाड़ी पे खुद एफर्ट्स लगाने पड़ते, पेट्रोल लगता, ठीक है, टाइम कंज्यूम होता उसके अंदर, तो टाइम बच रहा है, पैसा बच रहा है, एफर्ट्स बच रहे हैं, तो कस्टमर को कॉस्ट कम लग रही है। तो बोले ठीक है, आप हमको व्हाट्सएप कर दो, आपके 500 रुपए नहीं लगेंगे, विजिट चार्जेस नहीं लगेंगे आपके। तो बिजनेस को गेन करने के लिए डिस्काउंट ऑफर करना पड़ता है ऐसे कस्टमर को जिसको सर्व करने की कॉस्ट कम लग रही है। अच्छा, उसके अलावा अगर कस्टमर कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव कस्टमर है, तो उससे है ना नेगोशिएट करना पड़ता है विन विन रिलेशनशिप के लिए, ताकि तुम्हारी भी कॉस्ट कम लगे, तुम्हें भी प्रॉफिट हो जाए, और कस्टमर को भी, कस्टमर का खर्चा भी कम लगे। और ये ज्यादातर है ना एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए होता है, ये ज्यादातर एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए होता है। जैसे मैं करवाता हूं, फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझना, तुम भी इस चीज को यूज कर सकते हो। जैसे कि हम जब क्रेडिट कार्ड वगैरह लेते हैं ना, तो क्रेडिट कार्ड पर कुछ ना कुछ एनुअल चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तुम भी क्रेडिट कार्ड लो, एनुअल चार्जेस लगेंगे तुम्हारे भी, तो तुम क्रेडिट कार्ड को 2-3 महीने यूज करो और फिर उसको बंद करने की एप्लीकेशन डाल दो, और बंद करने की एप्लीकेशन डालने के बाद तुम्हारे पास कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का कॉल आएगा। और जब बंद करने की एप्लीकेशन डालते हो ना, तो ऊपर से कॉल आता है, थोड़ा एग्जीक्यूटिव से कॉल नहीं आता, उनके टीम लीडर्स होते हैं ना, उनकी तरफ से कॉल आता है तुम्हारे पास। वो बोलेंगे कि बोले सर मैम आप कार्ड बंद क्यों करवा रहे हो, तो तुम बोल दो कि बोले ठीक है मेरे कार्ड काम नहीं आ रहा, और एनुअल फीस लगेगी 500,000 रुपए इसकी, तो मेरे को वर्थ नहीं लग रहा है इसका 500,000 रुपए पे करने का, तो आप इसको बंद कर दो। तो वो बोलेंगे बोले सर आपको एनुअल फीस से, या मैम आपको एनुअल फीस से प्रॉब्लम है, तो ठीक है हम आपकी एनुअल फीस वेव ऑफ कर देते हैं, आपका कार्ड लाइफ टाइम फ्री कर देते हैं। और मैंने ऐसे 6-7 कार्ड फ्री करवा रखे, और हर बार फ्री किए उन्होंने मेरे लाइफ टाइम, ठीक है। अब यहां पर क्या है, मैं क्रेडिट कार्ड यूज करूंगा तो बैंक को फायदा होगा ना इससे, क्योंकि कभी मान लो मैं पेमेंट नहीं कर पाया टाइम पर, कभी मैंने क्रेडिट कार्ड से बड़ा अमाउंट का सामान परचेज कर लिया, मैंने उसकी ईएमआई बनवा ली, तो बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक को मेरे पेनल्टीज में, अगर टाइम पर पे नहीं कर पा रहा हूं तो पेनल्टीज मिलेगी। बैंक को तो वैसे तो कोई नुकसान है ही नहीं ना, अगर मैं उसका टाइम पर पेमेंट कर रहा हूं तब तो बैंक को कोई नुकसान ही नहीं है। लेकिन बैंक मेरी इन चीजों का वेट कर रहा होता है कि भाई ठीक है, कभी ये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना भूल जाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, कभी बड़ा प्रोडक्ट परचेज कर लेगा तो उसकी ईएमआई बन जाएगी, तो बैंक उस चीज का वेट कर रहा होता है। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा ना, तो मैं बड़े सामान परचेज भी नहीं करूंगा, लेकिन होगा तो मैं ईएमआई पे परचेज कर लूंगा, और बैंक को उससे मिलेगा फायदा। तो इस चीज के लिए बैंक क्या करता है कि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उनको कोशिश करता है कि नेगोशिएट करे विन विन रिलेशनशिप। अच्छा, उसके अलावा अगर कॉम्पिटिटर, यहां पे देखो, अगर अपने कस्टमर का परमानेंट लॉस हो रहा है ड्यू टू कॉम्पिटिटर, ठीक है, उसको मैनेज करने की कोशिश की जाती है, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, उसको मैनेज करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, अगर हमारे कॉम्पिटिटर के पास कोई हाईली प्रॉफिटेबल कस्टमर है तो उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है, ठीक है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के थ्रू किया जाता है ये सब कुछ। अच्छा,
उसके बाद मैं तुम्हें अभी बता रहा था कि ऊपर भी बता रहा था, मैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट में भी बता रहा था, ठीक है, ये कॉस्ट सर्व करने की कॉस्ट लगती है, कस्टमर को सर्विस देने की कॉस्ट लगती है। अब यहाँ पर यही बात की जा रही है कि कस्टमर को सर्व करने की अलग अलग तरह की कॉस्ट लगती है, प्रोडक्शन, सपोर्ट, मार्केटिंग, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट लगती है। अब उनके कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि इन्वेंट्री को कैरी करने की कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन की खुद की होती है, ऑर्गेनाइजेशन खुद पे करता है, इन्वेंट्री कैरी करने की कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खुद को पे करना पड़ता है। वही स्टॉक और हैंडल करने की कॉस्ट भी ऑर्गेनाइजेशन खुद पे करती है, स्टॉक और हैंडलिंग कॉस्ट होती है। स्टॉक हैंडलिंग कॉस्ट बेसिकली बोला जाता है, जैसे समझना, एक चीज समझना कि हम मान लो पेट्रोल पंप पर जाते हैं, पेट्रोल पंप पर, ठीक है, और वहां पर पेट्रोल वगैरह की रिफिलिंग करवाई जाती है। वहां पर एक बंदा है जो रिफिलिंग का काम कर रहा है, एक बंदा है या कोई लेडी भी हो सकती है, वो रिफिलिंग का काम कर रही है। वो रिफिलिंग का काम कस्टमर खुद भी कर सकता है, क्योंकि तुमने देखा होगा बाहर वाली मूवीज के अंदर, जो अमेरिका यूरोप की मूवीज होती है, उसमें खुद वो वहां पर जाकर खुद पेट्रोल पंप पर, वो पेट्रोल पंप नहीं बोलते, वो गैस स्टेशन बोलते हैं, ठीक है, वो खुद जाकर वहां पर पेट्रोल वगैरह रिफिल करते हैं। इंडिया में भी ऐसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में ऐसा होना, खुद भी कर सकते हो, तुम लोग खुद पे कर सकते हो, खुद गैस को रिफिल करवा सकते हो, कैसे भी मान लो पेट्रोल को रिफिल करवा सकते हो। लेकिन उस चीज के लिए वहां पर एक बंदा छोड़ा हुआ है, वो बंदा केवल यही काम कर रहा है, आएगा कस्टमर, उसको पेट्रोल रिफिल करेगा, उससे पैसे लेगा। ये सारे काम ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं, या खुद कस्टमर भी कर सकता है ये सारे काम। लेकिन इंडिया में उस चीज की हैंडलिंग कॉस्ट लगती है, स्टॉक हैंडलिंग कॉस्ट लगती है इंडिया में उस चीज की। और भी बहुत सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं मैं तुम्हें स्टॉक हैंडलिंग कॉस्ट की, ठीक है। स्टॉक हैंडलिंग कॉस्ट है कि केवल कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने की जो कॉस्ट लगती है, कस्टमर तुम्हारे सामने खड़ा है, प्रोडक्ट तुम्हारे सामने है, लेकिन कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने की जो कॉस्ट लग रही है, क्योंकि उस बंदे को तो पैसा पे करना ही पड़ेगा ना। कोई भी पेट्रोल पंप है, वो रिफिलिंग करने वाला बंदा है, उसको तो पैसा पे करेगा ही करेगा ना, तो वो भी कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन खुद पे करती है। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन वगैरह की कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन खुद पे करती है। कस्टमर का ऑर्डर प्रोसेस करने की कॉस्ट, डब्बे में पैक करना, इनवॉइसिंग तैयार करना, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये कंपनी खुद पे करती है। ऑर्डर पिक करना, ऑर्डर को फुलफिल करना, ठीक है, फुलफिल करने का मतलब ऑर्डर को देके आना, पिक करने का मतलब अगर कोई खराब है, डिफेक्टिव है, तो उसको रिटर्न पिकअप करना, ठीक है। बिलिंग, कलेक्शन, पेमेंट, प्रोसेसिंग कॉस्ट। उसके अलावा अकाउंट्स, रिसीवेबल्स और कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट तो यही वाली आ गई, सेम ही आ गई ये वाली कैरिंग कॉस्ट। उसके अलावा कस्टमर को सर्व करने की कॉस्ट, कस्टमर को मैसेज किया जाता है कि आपका प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो गया है, ठीक है, थैंक यू फॉर द शॉपिंग, ठीक है। फिर कस्टमर को बीच बीच में और भी मैसेज किए जाते हैं कि आज आपको शाम को आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, उसका ओटीपी ये है। तो ये सब कॉस्ट वगैरह लगती है कस्टमर को सर्व करने की। होलसेल सर्विस, क्वालिटी अश्योरेंस कॉस्ट, सेलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट, ये कस्टमर की कॉस्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन पे करती है, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ भी है कि ये हिडन कस्टमर कॉस्ट है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन खुद पे करती है। तो इनका एनालिसिस किया जाता है, और इनका एनालिसिस कौन करता है? इनका सबका एनालिसिस सीपीए, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करती है। एक एग्जांपल भी आएगा, देखो एक नीचे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसको भी करेंगे, लेकिन ये इस तरह से एनालिसिस किया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो सीपीए है ना, वो कस्टमर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। सीपीए कस्टमर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। ऐसा कस्टमर जिससे हमें नुकसान हो रहा, ऐसा कस्टमर जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा कस्टमर जो हमारा फ्यूचर में बड़ा कस्टमर बन सकता है, और ऐसा कस्टमर जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाकर दे रहा है, ठीक है। जैसे अपने इंस्टीट्यूट की बात करें तो अपने इंस्टीट्यूट में सीए के नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, तो सीए के अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, तो मान लो कि जैसे सीए फाउंडेशन है, एक सीएमए फाउंडेशन है, सीए फाउंडेशन में 10 स्टूडेंट है, सीएमए फाउंडेशन में 100 स्टूडेंट है। तो सीए फाउंडेशन के 10 स्टूडेंट है, अब 10 स्टूडेंट पर एफर्ट्स भी ज्यादा लगते हैं, क्योंकि वो सीए फाउंडेशन डेफिनेटली सीएमए फाउंडेशन से कहीं ज्यादा टफ है और कहीं ज्यादा लेंथी भी है, एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं, टीचर्स को ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है, और नंबर ऑफ कस्टमर 10 ही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 ही है। तो है ना, वो कस्टमर सेगमेंट भी है, और ऐसा कस्टमर सेगमेंट भी है जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाकर दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला कस्टमर सेगमेंट है वो है लूजर। लूजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर कस्टमर है ना, कस्टमर का सेल्स वॉल्यूम लो होता है और उसका कंट्रीब्यूशन सेल्स में भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये कस्टमर वाला जो सेगमेंट है ना लूजर,
ये सबसे कम प्रॉफिटेबल होता है, और इवन ये नेगेटिव प्रॉफिटेबल भी होता है, नेगेटिव प्रॉफिटेबल होता है, नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी आती है इसमें। अच्छा, प्रॉब्लम सेकंड, फर्स्ट वाला तो लूजर है, जहां से हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, फिर भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करती है। जहां से ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन उसमें अपना पैसा लूज कर रही है, पैसे का नुकसान हो रहा है, तो भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करती है, क्योंकि ऐसे कस्टमर मार्केट में होते हैं। अच्छा, उसके अलावा प्रॉब्लम में आ गए ऐसे कस्टमर जो अभी तो नेगेटिव है, ठीक है, जो अभी तो नेगेटिव है। ऊपर देखना, दोनों में फर्क समझना, अभी दोनों में फर्क समझाता हूं, दोनों में फर्क समझना। लूजर के अंदर सेल्स वॉल्यूम भी लो है और प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रीब्यूशन भी नेगेटिव है, ठीक है। प्रॉब्लम में देखना, प्रॉब्लम समझने की कोशिश करना। सेल्स वॉल्यूम तो हाई है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है ना, कंट्रीब्यूशन आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है। वॉल्यूम भी ज्यादा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है ना, वो नेगेटिव हो रहा है। वॉल्यूम ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, लेकिन फीस कम कर रखी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हुए हैं फीस को कम करने की वजह से, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो रहा है उसका, तो ऐसा बोला जाएगा प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। लेकिन ये है कि है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे टर्न अराउंड स्ट्रेटेजीज रिकमेंड की जाती है, यानी ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है जिससे तुम प्रॉब्लम को पोटेंशियल या विनर के अंदर चेंज कर सको उसको। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, फाउंडेशन की फीस कम रख के, सोचो एक चीज सोचो, क्या फाउंडेशन की फीस को कम करके इंटर में नंबर ऑफ स्टूडेंट को बढ़ाया जा सकता है या नहीं? फाउंडेशन की फीस को कम करके इंटर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ाया जा सकता है या नहीं, बताओ। नहीं, बढ़ाया जा सकता है। अगर फाउंडेशन में नहीं, मैं बताता हूं कैसे। फाउंडेशन में अगर फीस कम रखोगे ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट तुम्हारे पास ज्यादा आएंगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा आएंगे तो वो तुम्हारे पोटेंशियल होंगे इंटर के लिए, तो तुम नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटर में बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर तुम फाउंडेशन की फीस ज्यादा रखोगे तो फाउंडेशन में स्टूडेंट कम आएंगे, तो इंटर में भी स्टूडेंट कम हो जाएंगे, और फाइनल में और कम हो जाएंगे। तो मतलब यह है कि अगर तुम्हें इंटर और फाइनल में स्टूडेंट चाहिए ना, तो तुम्हें फाउंडेशन की फीस को कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ताकि टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी बोला जाता है कि आज ठीक है चलो तुम लॉस में हो, लेकिन यही लोग तुम्हें प्रॉफिट बनाकर देंगे फ्यूचर के। तीसरा है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में क्या होता है कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, लेकिन सेल्स वॉल्यूम लो होती है। कंट्रीब्यूशन तो पॉजिटिव होता है, लेकिन सेल्स वॉल्यूम लो होती है, ठीक है। और ये जो पोटेंशियल कस्टमर है ना, इन पोटेंशियल कस्टमर को फ्यूचर के अंदर हम विनर बना सकते हैं। इनका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करके हम इनको विनर बना सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें भी एक एग्जांपल दिया था, मैं किराने की दुकान पे 1000 रुपए का सामान खरीदा, उसने मेरी बेटी को चॉकलेट दे दी। अब अगली बार मैं उससे 3000 रुपए का सामान खरीदूंगा, और ज्यादा सामान परचेज करना स्टार्ट कर, ठीक है। उसने मेरे को चाय पिला दी, और ज्यादा सामान परचेज करना स्टार्ट कर। तो यहां पर है बोला जाता है कंट्रीब्यूशन। तो ध्यान से देखना, विनर में क्या होता है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है, सेल्स वॉल्यूम हाई होता है। तो अगर तुम सिंपली इन सबको पढ़ोगे तो कस्टमर के सेगमेंट्स बना रखे, तो बेसिकली कस्टमर के सेगमेंट एक बार दोबारा से देख लो। सेल्स वॉल्यूम लो होता है और कंट्रीब्यूशन नेगेटिव होता है। सेल्स वॉल्यूम तो हाई होता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन स्टिल नेगेटिव होता है। यहां पर सेल्स वॉल्यूम लो होता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो जाता है, और यहां पर सेल्स वॉल्यूम भी हाई होता है और कंट्रीब्यूशन भी पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे 4 सेगमेंट है कस्टमर्स के, ठीक है। और कस्टमर जो विनर कस्टमर यानी ऑर्गेनाइजेशन है ना, विनर कस्टमर है ना, उसको रिटेन रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ऐसे ही क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन है, लेकिन तुम खुद भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व। हमारे पास 4 कस्टमर है, तुम खुद ट्राई करना, क्योंकि ये है ना केवल लॉजिक के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमारे पास 4 कस्टमर है, ए बी सी डी। कस्टमर ए ने हमसे 60,000 यूनिट्स खरीदी,
बी ने 80 खरीदी, सी ने 1 लाख यूनिट्स खरीदी, डी ने 70,000 खरीदी। हमने अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस ऑफर किए। ए को 2 रुपए पर यूनिट ऑफर किया हमने, बी को 3 रुपए पर यूनिट ऑफर किया, सी को 1 रुपए पर यूनिट ऑफर किया, डी को 2 रुपए पर यूनिट ऑफर किया। हमने अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस ऑफर किए। अच्छा, अब इनको ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें है ना विजिट भी करना पड़ा। जैसे मैं तुम्हें बता रहा था ना कि मेरा भाई विजिट करता है, अलग अलग कस्टमर के पास जाता है, ठीक है। तो ए को 60,000 यूनिट्स बेचने के लिए हमें 3 बार विजिट करना पड़ा, बी को 80,000 यूनिट्स बेचने के लिए हमें 3 बार विजिट करना पड़ा, सी को 1 लाख यूनिट बेचने के लिए हमें 5 बार विजिट करना पड़ा, और डी के लिए हमें 10 बार विजिट करना पड़ा। अब सोचो, डी को सर्व करने की कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। कस्टमर डी को सर्व करने की कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ गई है, क्योंकि हमने डी को 70,000 यूनिट्स ही बेची है, लेकिन उन 70,000 यूनिट्स बेचने के लिए हमें 10 बार विजिट करना पड़ा। अच्छा, उसके अलावा ए ने 60,000 यूनिट्स का ऑर्डर करने के लिए टोटल 20 ऑर्डर किए, इसलिए टोटल 60 ऑर्डर किए, 50 ऑर्डर किए। अच्छा, डिलीवरीज भी दे रखी है, कितने कितने हमने डिलीवर किया। हर बार ये भी दे रखा है कि कितने किलोमीटर हमें चलना पड़ा, ठीक है। रश डिलीवरी भी मांगी है, कभी कभी कस्टमर अचानक से बोल रहा है कि अभी के अभी सामान पहुंचाओ भाई साहब हमारे पास में, तो हमने रश डिलीवरी भी की है। बी को 3 बार की है, सी को 2 बार की है, डी को सी को 1 बार की है, डी को 2 बार की है। हमने अलग अलग रश डिलीवरी भी की है। अच्छा, क्वेश्चन में ये जो डेटा है तुम लोगों को समझ में आया कि डेटा क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन का जो डेटा है तुम लोगों को समझ में आया कि डेटा क्या कहना चाह रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है? सेल्स विजिट, परचेज ऑर्डर, कितनी बार डिलीवरी, कितनी जर्नी, कितनी रश डिलीवरी की है। हर एक जो भी हम यहां पर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, उन सबकी कॉस्ट यहां पर गिवन है। जो भी फंक्शंस हम यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं उन सबकी कॉस्ट गिवन है। देखो, 3 सेल विजिट किए, एक सेल विजिट की कॉस्ट है 2100 रुपए, तो 3 की हो जाएगी 6300। 20 परचेज ऑर्डर दिए, एक परचेज ऑर्डर की कॉस्ट है 600 रुपए। नंबर ऑफ डिलीवरीज हमने 12 दी है, डिलीवरी कॉस्ट ये देखो 20 रुपए दे रखी है। प्रोडक्ट हैंडल करने के लिए हमें 20 किलोमीटर चलना पड़ा है, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट को हैंडल करने के लिए हम 20 किलोमीटर चल रहे हैं, ठीक है। तो नहीं ये है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। प्रोडक्ट हैंडलिंग की कॉस्ट ये वाली लग रही है, ये वाली कॉस्ट लग रही है 20 रुपए पर किलोमीटर। प्रोडक्ट हैंडलिंग की ये वाली कॉस्ट लग रही है 20 रुपए पर किलोमीटर। ये वाली लग रही है हैंडलिंग कॉस्ट, इसकी नंबर ऑफ डिलीवरीज की लग रही है 0.3 पर आइटम, और रश डिलीवरी की कॉस्ट लग रही है 2000 रुपए पर डिलीवरी। तुम्हें चारों, और यानी ना तुम्हें इन चारों कस्टमर की अलग अलग तरह की कॉस्ट निकालनी है, और अलग अलग तरह की कॉस्ट निकाल के तुम्हें चेक करना है कि चारों में से कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है हमारे लिए। हमारे लिए कौन सा कस्टमर ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तुम लोग ट्राई कर सकते हो क्या? तुम एक बात बताओ, तुम लोग ट्राई कर सकते हो क्या? चलो एक काम करते हैं, सुनो 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 सुनो, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अपन कल एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, ठीक है। और फिर इस क्वेश्चन को अपन, मैं खुद करवा दूंगा क्लास में, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ठीक है, कल क्लास में मैं इसको क्वेश्चन को खुद सॉल्व करवा। वैसे ऐसा कुछ खास नहीं है, तुम कल करोगे, तुम जब देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा, ऐसा कुछ खास नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। हम इसको क्लास में फिर कल कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए फिर इतना ही करो।